बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज का प्रोग्राम हमारा कुछ ज़बरदस्त भी है, कुछ ऐसे सवालात मैं पूछूंगी जिनका मेरे ख्याल से मेरे साथ बहुत सारे लोगों को जिनके जवाब का तलाश रहता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अक्सर हम देखते हैं कुछ ख़वातीन जिनको गायनी से रिलेटेड शादी से पहले कुछ प्रॉब्लम होते हैं, हम डिस्कस नहीं करते हैं, हम उन पे बात नहीं करते। वो इस वजह से क्यों, वो बच्ची की शादी नहीं होगी, सोसाइटी क्या कहेगी, अभी से गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही है, इसके साथ मसले क्या चल रहे हैं। तो कुछ ये चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको हमल के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी ये इशू कुछ होना शुरू हो जाता है गायनी से रिलेटेड, उसमें भी ख़वातीन इग्नोर करती चली जाती हैं। अगर आप उन सिम्टम्स को, उन शिकायत को इग्नोर कर रहे हैं तो क्या मसाइल हो सकते हैं। सेकेंडली कुछ ऐसे सवालात, बहुत सारे लोग कहते हैं, माहिरीन ये कहते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप पॉलिशर ना कराएं, आप नेल पॉलिश ना लगाएं, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है तो वो नहीं आपके पास होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें ना, मतलब आप लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह कुछ ख़वातीन कराती हैं हेयर रिमूवल के लिए, स्किन के लिए। तो प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि ट्रीटमेंट भी बिल्कुल ना लिए जाएँ, लेज़र वगैरह बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। सो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, डॉक्टर समीना हक साहिबा गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इश्यूज़ की तरफ तो बाद में आएंगे, लेकिन ये पहले छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना, इनका हल निकाल लेते हैं। आई डोंट नो ये छोटे हैं भी या नहीं, ये आप ही बता सकती हैं बेहतर। एक खातून अगर प्रेग्नेंट है तो उसको मेडिसिन कौन कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है ना, कुछ दाढ़ में दर्द शुरू हो गई, बार बार आपको बुखार रह रहा है, थकावट कुछ लोगों को ज़्यादा हो रही है, नौजिया कुछ लोगों को ज़्यादा हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये मसाइल चल रहे होते हैं। अब लोग कहते हैं मेरी बड़ी बहन को ये मसला था, प्रेगनेंसी के दौरान उसने दवाई ये वाली ले ली। सेफ़ होती है मेडिसिन? मेडिसिन्स को ना हम कैटेगराइज करते हैं मेडिकली। बहुत ए क्लास होती है, फिर डी कैटेगरी होती है। ए में तो बहुत ही कम मेडिसिन्स होती हैं, ये कैटेगराइज की जाती है, FDA अप्रूव्ड होती हैं। और ये कैटेगरी ए में सिवाय पैनाडोल के, पैरासिटामोल के अभी तक कोई ड्रग नहीं आई। ठीक है, तो पैनाडोल अलाउड है मेडिकली। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है फर्स्ट 3 मंथ्स, और फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चे के अज़ा जो होते हैं वो बन रहे होते हैं, वो ले डाउन हो रहे होते हैं, दे आर नॉट कंप्लीट। तो हर चीज़ बुनी जा रही होती है, वो जैसे फंदे डल रहे होते हैं ना, उस किसी चीज़ आपने को बड़ी इंटरेस्टिंग बात शुरू कर दिया। तो मुझे ये आपसे यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, मेडिसिन की तरफ भी आएंगे। बट ये 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होता है ना, तो ये तीनों में बता दीजिएगा बच्चे की ग्रोथ किस किस तरह से होती है और इसको मॉनिटर करना कितना ज़रूरी होता है। हाँ, जैसे मैं कह रही थी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ले डाउन हो रहे होते हैं, सारे सिस्टम्स ले डाउन हो रहे होते हैं, और उनकी कंप्लीशन तकरीबन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक हो गई होती है। यानी नर्वस सिस्टम कहाँ बनना है, लिवर कहाँ बनना है, ये कहाँ बनना है, वो सारी इनिशियल वो जो है वो हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद तकरीबन सारे सिस्टम्स जो हैं वो सेकंड ट्राइमेस्टर जो है उसके मिडिल में कंप्लीट हो जाते हैं, सिवाय लंग्स के। लंग जो है वो कंप्लीट होता है लास्ट ट्राइमेस्टर में। अच्छा, हाँ, लंग्स की कंप्लीट प्रोडक्ट वो जो डेवलपमेंट है दैट गोज बियॉन्ड सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी 6 मंथ्स। फेस और हैंड्स वगैरह हमें किस सब कुछ सेकंड ट्राइमेस्टर में कंप्लीट हो जाता है। हाँ, 5th 6th मंथ में एवरीथिंग ऑलमोस्ट इज कंप्लीटेड। और एक जो लंग्स हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हम लंग मैच्योरिटी के टीके एंड पे लगवा दें, तो वो आखिरी ट्राइमेस्टर में फाइनल कंप्लीशन ऑफ लंग्स हो रही होती है। एक होती है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, यहाँ से जो आंसू लेके नाक में आती है। ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो है ये कई दफ़ा आखिरी ट्राइमेस्टर के बाद बच्चों के डेवलप होती है, पैदाइश के बाद, जैसे कि आंसू गिरते रहते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर वो नाक में जाना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। फिर कई बार ऐसे होता है कि टेस्टिकल्स जो यहाँ कमर में डेवलप होते हैं बच्चे के, वो फिर पैदाइश के बाद कई दफ़ा वो स्क्रोटल सैक में आते हैं 1-2 महीने के बाद। तो ये छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं, वरना सेकेंड ट्राइमेस्टर जो 6 मंथ होता है वहाँ तक तकरीबन सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि मेन वो ले डाउन हो रहे होते हैं सिस्टम्स, तो हर दवाई से अवॉइड करने का
मशवरा दिया जाता है कि पैनाडोल, पैरासिटामोल के अलावा वो भी प्लेन पैनाडोल पहले 3 महीने में तो बिल्कुल ना लें, सिर्फ पैरासिटामोल ले सकते हैं, दैट इज द सेफेस्ट ड्रग, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग यानी विटामिन्स जो हैं वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अलाउड नहीं है, और हर चीज़ अवॉइड करके जब आप सेकंड ट्राइमेस्टर में आते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर देखें ना पैथोलॉजिकल कंडीशन है, अगर इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग है, उसके अंदर कुछ रह ही नहीं रहा, फिर तो आप हैंडीकैप्ड है ना, यू हैव टू गिव द मेडिसिन। अदर देन दैट हर चीज़ से अवॉइड करें, कोई विटामिन, कोई आयरन, कोई कैल्शियम, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो इतना सा फीटस होता है पहले दिनों में और फिर इतना सा होता है एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसको कितनी न्यूट्रिशन चाहिए। फिर मैंने एक लेटेस्ट रिसर्च जो है वो अटेंड की इटली में, मैंने रोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ मैं गई तो बड़ी बूढ़ियाँ हमारी कहती थी, मेरी नानी अम्मा कहती होती थी कि शुरू हमल इच ना अंडे ना खाना, मुर्गी ना खाना, मछली ना खाना। तो मैं नानी जान को ना ज़रा क्रिटिकली कहती थी कि नानी जान को क्या पता, हाँ। लेकिन शी वॉज राइट। मैंने उस रिसर्च को अटेंड किया, हमारा एक स्पेशल सेशन था, वहाँ पे मैं पे करके गई कि इसने क्या कहना है प्रोटीन्स के बारे में। तो उस साइंटिस्ट ने कहा कि अगर पहले 3 महीनों में आप अंडे, गोश्त, मछली वगैरह ये हाई प्रोटीन डाइट से अवॉइड करें तो माँ का और बच्चे का कनेक्शन बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग बनता है। अर्ली अबॉर्शंस में हाई प्रोटीन डाइट का थोड़ा बहुत रोल है। अच्छा, तो वी हैव टू, मैं तो सब पेशेंट्स को कहती हूँ कि अंडा, गोश्त, मछली आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जितना मर्जी खाएं, बट अवॉइड देम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months। तो ये बात पुरानी हमारी जो खवातीन है, यानी बड़े सही कहते हैं। नहीं, सारी बातें तो सही नहीं कहते। अच्छा, कुछ बातों पे आपको है था, हाँ, लेकिन ये बात बड़ी सही निकली उनकी, क्योंकि ये फिर रिसर्च से सामने आई। और उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में बाकी सिस्टम्स कंप्लीट हो रहे होते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो बस सिर्फ साइज इंक्रीज हो रहा होता है बेबी का। डॉक्टर साहिबा, मुझे फेस फीचर्स वगैरह किस ट्राइमेस्टर में बेबी के जाके वो पता चलना शुरू होता है? फाइनलाइज तो थर्ड ट्राइमेस्टर में होते Okay. हैं, लेकिन एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर ऑलमोस्ट वो शेप अप हो चुकी होती है हर चीज़, और जो फाइनल टचेस होते हैं वो लास्ट 3 months में हो रहे होते हैं, और वेट गेन हो रहा होता है बेबी का, और लंग्स मैच्योर होते हैं एंड पे। तो वो जो एल्ब्यूलाई होते हैं, वो जो हवा के थैले होते हैं, वो लास्ट मैच्योरेशन जो होती है वो लास्ट ट्राइमेस्टर। डॉक्टर साहिबा, जेंडर मेल है फीमेल है, ये नॉर्मली कहते हैं 5th month में पता चलता है, उससे पहले भी कोई पता चलाने का तरीका होता है? ब्लड टेस्ट है। अच्छा, माँ के खून में से फीटल सेल्स निकाल के आप, लेकिन पाकिस्तान की जनरली लैब्स जो आम लैब्स हैं उसमें ये टेस्ट नहीं है, लेकिन माँ के खून में से बहुत अर्ली पता चल सकता है। 100% उसका रिजल्ट, ऑलमोस्ट 100%, यस। सो डिलीवरी के लिए अब आइडियल मंथ कौन सा है? कुछ डॉक्टर्स कहते हैं अच्छा अभी वेट कर लो, कुछ लोगों का कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि बहुत जल्दी डिलीवरी करनी पड़ती है। रिस्क मैक्सिमम किस मंथ में है? 7, 8 में रिस्क होता है? देखिए, जो पका हुआ फल है वो तो सही होता है, और ये जो मिथ है ना कि जी 7वें महीने में हो जाए तो जिंदा रह जाता है, हाँ। और 8वें में हो तो नहीं बचता, हाँ। दिस इज टोटली रॉन्ग। ये सुनी है मैंने, इसलिए टोटली रॉन्ग। मैंने यही कहा ना कि बड़ी बूढ़ियां सारी बातें सही नहीं करती। देखें, जो 28 वीक्स 7 महीने है ना, 28 वीक्स की जगह 32 वीक्स ज्यादा डेवलपमेंट हो गई ना, तो वो ज्यादा बचते हैं। 28 वीक्स पे तो पाकिस्तान में बचना इंतहाई ये जो मुश्किल है। माया बच्चा कहते हैं पैदा हो गया, तो वो अच्छा खासा बाद में जाके सही ग्रो कर सकता है, सेहतमंद बच्चा, कुछ ऐसी मिसालें देखी आपने? पाकिस्तान में 28 वीक्स का बच्चा बचना इंतहाई मुश्किल है। अच्छा। हम नर्सरी में भी शिफ्ट कर दें तो वो नहीं बचता। लेकिन ये 32 वीक्स जब 8वां महीना गुजर जाता है तो वो फिर हमारे लिए बहुत आसान होता है उसको सर्वाइव बच्चे को करना, फाइट करना। पीडियाट्रिशियन भी कहते हैं कि जी 28 हफ्ते तो आपको पता ही है कि नहीं बचते पाकिस्तान। सेफ डिलीवरी जो है ना, जिसे मैं कह रही हूँ कि बच्चे के लिए ये सेफ डिलीवरी तो नॉर्मल 40 पूरे 9 महीने 40 हफ्ते है ना। हाँ। सेफ डिलीवरी जो है, जो नॉर्मल लेबर पेन्स लगती हैं, और फिर वो तो 40 वीक्स हैं। 40 वीक के बियॉन्ड नहीं जाना। लेकिन आजकल बच्चों को बड़ी जल्दी है दुनिया में आने की। वो लेबर पेन्स 40 वीक्स तक तो किसी की अच्छा। जाती है प्रेगनेंसी, वरना वो 37, 38 पे अब लेबर पेन्स शुरू हो जाती हैं उनकी। तो ये एनवायरनमेंट है या क्या है, या स्ट्रेसेस हैं, या बॉडी के हार्मोन्स इतने चेंज हो गए हैं कि दे यूजुअली
the deliveries occurs before 40 weeks. अच्छा, कुछ मिथ्स मैंने सुनी है कि बेबी गर्ल हो तो वो ज़्यादा मूव नहीं करती, बॉय हो तो वो ज़्यादा मूव करता है, आपकी क्रेविंग्स और आपकी उससे वो अच्छा, अब इसमें भी जो बड़े चीज़ें बताते हैं समटाइम वो बड़ी एक्यूरेट होती हैं, तो वाकई ऐसा है? एक्यूरेट नहीं होती. आप गौर करना, जिसका पहला बच्चा होगा ना पेट में, उसको सब बड़ी बुढ़ियाँ कहेंगी तेरा ते पुत्र है. अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि तू इस तरह कर रही हैं, इस तरह कर रही हैं. वो बेटा हो गया क्योंकि 55% बेटे होते हैं, 45% बेटियां होती हैं. बेटे का चांस ज्यादा होता है. तो वो 55% जो जिसका हो गया बेटा, वो तो अम्मा की बात पे अटक गई ना कि अम्मा को बड़ा पता है. हाँ, वो पेट की शेप से बता रही होती हैं. नो कुछ नहीं है, नो वे, नो. आपके पाँव पे स्वेलिंग हो रही है, आपकी क्रेविंग से अंदाजा लगाना, और आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं नहीं, आपको नींद ज्यादा आ रही है नहीं, ये सब चीजें मैटर करती हैं. शायद कोई थोड़ा बहुत इसका फर्क हो. I don't think there is any rule of this thing. यानी हम इससे अंदाजा बिल्कुल नहीं कर सकते. बिल्कुल नहीं कर सकते. ये मिथ्स ही हैं. ये मिथ्स है. इसमें कोई रियलिटी नहीं. चलें जी. अच्छा, वो कुछ समटाइम ना लोग गूगल भी कर रहे होते हैं, चीज़ें पता कराने की कोशिश कर रहे होते हैं. ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक वंस अगेन जी. गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. डॉक्टर साहिबा, लेज़र आप करा सकते हैं, कुछ ख़वातीन स्किन ट्रीटमेंट कराती हैं ना, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह अपने फेस पे करा सकते हैं? वैसे तो कोई नुकसान ज़्यादा नहीं है इसका, क्योंकि वो स्किन में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती. बट डॉक्टर साहब, शुआएं होती हैं ना. लेकिन नहीं, वो पेनिट्रेट नहीं करती ना ज़्यादा. अच्छा. लेकिन क्यों कराना है भाई प्रेगनेंसी में? आप अवॉइड कर लें, आप बच्चे को बाहर आने दें, उसके बाद प्रेग्नेंट होने से पहले करा लें और उसके बाद डिलीवरी के बाद करा लें. वैसे लेज़र कोई ख़ास नुकसान नहीं करता. ठीक है. ये स्किन के लेज़र्स जो हैं ये यूजुअली नहीं करते, लेकिन इट्स बेटर टू अवॉइड. हेयर डाई आप करा रहे हैं, स्किन पॉलिशर करा रहे हैं, ऑब्वियसली उनमें वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको प्रॉपर स्मेल अगर आप पॉलिशर लगाएं ना तो फील हो रही होती है. इसी तरह हेयर डाई वगैरह कराएं, स्टीक्स वगैरह कराएं, सैलून जाके आपको 8-10 घंटे तो अपने इन कामों में लगते हैं. कराने या नहीं? नहीं कराने. अच्छा. बिल्कुल नहीं कराने. जितना मेकअप है, जितने ये टॉक्सिक फ्यूम्स हैं, ये सब के सब अंदर जाके हार्मोन डिसरप्टर्स हैं. आपको पता है ह्यूमन बॉडी जब डेवलप हो रही होती है, इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन हार्मोन्स, द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स, परफेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स, परफेक्ट चीज़ें होंगी तो आपका बच्चा नॉर्मली डेवलप होगा और अबॉर्ट भी नहीं होगा. ठीक है. तो आजकल आप यकीन करो, इतने फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस हैं कि आपकी सोच है. टेस्ट ट्यूब बेबी करा के वो अबॉर्ट कर रही हैं, वो नॉर्मली कंसीव करके अबॉर्ट कर रही हैं. लेटली अबॉर्शन, फर्स्ट फ्यू मंथ्स के अबॉर्शंस का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मे बी वो इतने हार्मोन डिसरप्टर्स हैं कि वो बॉडी उसकी बच्चे की शुरू में ही वो हार्मोन्स डिसरप्ट हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाती है. ओहो, अल्लाह ताला. तो इसलिए नो मेकअप, नो परफ्यूम्स, परफ्यूम भी नहीं लगाना. बिल्कुल नहीं. वो तो उसमें तो थैलेट्स और पैराबेन्स हैं, वो तो हार्मोन डिसरप्टर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हार्मोन डिसरप्टर्स हैं. और उसके अलावा लिपस्टिक्स, मेकअप, ये सब चीज़ें आप अवॉइड करें अगर आप एक सेहतमंद. अब कंजेनिटल एनॉमलीज इतनी आनी शुरू हो गई हैं क्योंकि हमारी बच्ची ज़मीन से बाद में निकलती है, मेकअप वो पहले करना शुरू हो जाती है. तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि मेकअप में कितनी डेट्रीमेंटल चीज़ें हैं. बहुत बुरी. कुछ ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. रंग बहुत काला हो गया, गर्दन काली हो गई, बहुत ज़्यादा वो चेंजेस आपकी बॉडी में भी आ जाती हैं, आपकी स्किन में भी आ जाती हैं, इवन बाल गिरना शुरू हो जाते हैं. तो इसके लिए क्या करना है? ये बाद में चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल सेटल हो जाती हैं? बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि कुछ हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होते हैं जो कि बाद में ख़त्म हो जाते हैं. तो ये जो पिगमेंटेशन है ये रह जाती है. किसी को यहाँ उसको हम क्लोएज़मा कहते हैं, वो जो पिगमेंटेशन है वो ऑलमोस्ट परमानेंट होती है. उसका तरीका ये है कि आप प्रेगनेंसी शुरू करें अपने फुल आयरन स्टोर्स के साथ. हीमोग्लोबिन HB जो है वो फ़र्क है कि आप में खून कितना है. आयरन स्टोर्स जो हैं वो फ़र्क है. सीरम फेरेटिन लेवल आपको बताएगा कि आयरन स्टोर्स कितने हैं.
अगर आपके कम हैं तो उनको पहले भर लें। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत लो आयरन है आपकी बॉडी में तो ये चेहरे पे पिगमेंटेशन हो जाएगी और वो ऑलमोस्ट परमानेंट होती है, किसी लेज़र किसी स्किन ट्रीटमेंट से वो जाएगी नहीं फिर। तो एक तो ये, दूसरा धूप को अवॉइड करें और यहाँ पे अपने मास्क पहने, और मास्क भी ये कपड़े का बनाएं, कॉटन का। ये जो पॉलिएस्टर के मास्क आजकल पहनते हैं वो पॉलिएस्टर अंदर जाता है, वो फिर हार्मोन डिसरप्टर है। और इसके अलावा ये जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं ये नहीं इस्तेमाल करने, ये भी हार्मोन डिसरप्टर्स हैं। आपकी ऑलमोस्ट हर चीज़ जो केमिकल है ना वो हार्मोन डिसरप्टर्स हैं और आपने नहीं यूज़ करना। डॉक्टर साहब, बच्चे का रंग कैसे गोरा होता है पैदा होने वाले? वो अक्सर बड़े ये भी कहते थे दूध ज़्यादा पियो बच्चे का रंग, चाय पीने वाले का बच्चा काला पैदा होगा। मिथ्स हैं ये भी? ये सारी मिथ्स हैं। अच्छा। हाँ, चाय का डायरेक्ट रंग थोड़ी बच्चे में चला जाता, उसकी तो जो जीन्स हैं बेचारे की, वो जीन्स काली हैं, वाइट स्किन की हैं, वो तो फिनोटिपिकली वही होगा ना जो उसकी जीनोटाइप होगी। तो ये तो कोई ऐसा नहीं है। दूध जरूर पिए हड्डियों की मजबूती के लिए, बच्चे की हड्डियों की मजबूती के लिए। रंग गोरा होता है उससे बच्चे का? रंग नहीं गोरा होता रंग वही होना है जो उसकी जीन्स उसको बता रही हैं। आप एक फूल लगा रहे हैं, फर्ज करें एक बीज है, ठीक है, वो एक वाइट कार्नेशन है, दूसरा रेड कार्नेशन का है। आप कहें अब ये वाइट वाला रेड हो जाए, तो ऐसे तो नहीं होगा। वो तो जो जीन्स लेके आया है वो वही रंगत आएगी ना। बिल्कुल। चलिए, ये भी मिथ्स ही हैं, वाज़े कर दिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे की किस मंथ में स्टार्ट होती है? और नट्स वगैरह कहते हैं उस मंथ में आप ज़्यादा लें तो बच्चे का दिमाग तेज़ होता है। ब्रेन की डेवलपमेंट आप ये देखें कि 25 डेज का फीटस होता है जब ये न्यूरल ट्यूब जो है ये बन के रेडी हो रही होती है। अच्छा। 25 दिन का बेबी है पेट में, और ये नर्व्स जो हैं ये सब की सब ऑलमोस्ट डेवलप हो। एट द एंड ऑफ 1.5 मंथ ये नर्व्स सारी जो होती हैं वो ले डाउन हो जाती हैं। तो आप नट्स वगैरह शुरू से ही खाएं। अच्छा। हाँ, जो भी खाना है गर्म है ना तो स्टार्ट में ये नहीं मना। हाँ। ये मिथ गलत है कि गरम शरम कुछ नहीं है। आप थोड़े अमाउंट में खाएं ना, नॉमिनल अमाउंट में खाएं, तो वो तो बिल्कुल ठीक रहेंगी आपके लिए। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंगली आप अगर किसी चीज़ की ज़्यादती कर लेंगे तो वो तो नुकसान देगी ना फिर। सही जी। चलें जी, इसके साथ साथ हमने मेडिसिन की भी बात की। डॉक्टर साहब ने कहा मेकअप को तो बिल्कुल, मेकअप परफ्यूम बिल्कुल अवॉइड करें। फिर बहुत सारे लोग पेन किलर्स ले लेते हैं, नुकसानदेह होती हैं जी, वो भी बिल्कुल आपको अवॉइड करनी चाहिए। वो चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, आपके लिए मसाइल का सबब बन सकती हैं। अच्छा जी, अब अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा था जी कि वो कौन से गायनी इशू हैं जो बच्ची को शादी से पहले भी हो सकते हैं, हमल के बाद भी हो सकते हैं। शादी से पहले कौन से ऐसे इशू हैं जो डायरेक्टली गायनी से रिलेटेड होते हैं, आपको आगे जाके वो प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं लेकिन हम उनको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं? पहली बात तो यह है मिनार्की। मिनार्की का मतलब होता है ऑनसेट ऑफ मंथली डेज, जो स्पेशल डेज होते हैं। अगर उसको टाइम पे नहीं हो रहे, 18 साल की हो गई है, 15 साल की हो गई है, तो ज़रूर एक अल्ट्रासाउंड उसका करवाइए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए। अगर वो उसके ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक हैं और वो बताती है कि अब यूट्रस की लाइनिंग थिक हो रही है और शायद ये चंद महीनों में मेंस्ट्रुएट करेगी, तो वेल एंड गुड, उसी वक्त उसको चेक करवाइए। बल्कि 14, मैं तो ये कहती हूँ कि अब तो एज बहुत कम होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है, मतलब बहुत जल्दी बच्चियों को पीरियड्स हो जाते हैं। 9 years is now an average 9 and 10 एवरेज हो गई है जिसके अंदर के मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर नहीं हुई तो अल्ट्रासाउंड कराइए, अगर हो गई है तब भी अल्ट्रासाउंड कराइए। उसके जो ओवेरियन स्टोर है, अंडे कितने हैं ओवरी में, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चियों के एग्स जो हैं वो 4 साल में ख़त्म हो जाएंगे, किसी के 40 साल तक नहीं ख़त्म होंगे। तो ये एग्स बच्ची दुनिया में ले के आती है कुदरती तौर पे, एग्स नए नहीं बन सकते। तो अगर उसकी ओवरीज छोटी हैं तो उसकी जल्दी शादी कर दें ताकि वो 18-20 साल से पहले 1-2 बच्चे उसके हो जाएं, और फिर तो ओवरीज जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। ये बहुत आपने जो ना पते की बात बताई है, हम इंतज़ार करते हैं, अच्छा बच्ची का रिश्ता भी नहीं हो रहा, बच्ची जॉब कर रही है, बच्ची पढ़ाई कर रही है। सो डॉक्टर साहिबा का कहना है कि अगर ओवरीज छोटी हैं तो प्लान करके बच्ची की शादी पहले कर दें, क्योंकि बाद में चांसेस कम होंगे, नहीं होंगे। हमारे पास बच्चियाँ आती हैं ना प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर,
POF, اور یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ ٹاکسک چیزیں انوائرمنٹ میں بہت ہیں, پلاسٹکس ہیں, میک اپ ہے, فنائل, ڈیٹول, پتہ نہیں کیا کیا سرفیس کلینرز ہیں. پھر ہم یہ زیادہ دیکھ رہے ہیں جب سے کووڈ آیا کیونکہ ہر کوئی سینیٹائز کر رہا ہے اور اسی سے کھانا کھا رہا ہے, ہاتھ دھونے کی بجائے سینیٹائز کر رہے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ, صابن سے ہاتھ دھوئیں اپنے آپ کو کلین کرنے کے لیے. پھر ماسک ہیں وہ پلاسٹک کے آپ پہن رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اندر جا کے آپ کی اووریز کے ایگز اور میلز میں سپرمز کو ختم کر رہی ہیں. تو یہ چیزوں کو ہم نہیں اوائڈ کر سکتے. یہ جو اسموگ باہر ہوتی ہے, یہ پلاسٹک انڈسٹری کے فیومز ہوتے ہیں, یہ اسموگ آپ بچیوں کے انڈوں کو ختم کر رہی ہیں, میلز کے سپرمز کو ختم کر رہی ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں پتہ کرنی. یہ ٹاکسک ماں کے پیٹ میں جب وہ تھی اس وقت بھی ماں اگر ٹاکسنز کے انڈر ایفیکٹ ہے, اپنی بچی جو پیٹ میں ہے اس کے ایگز کو افیکٹ کر سکتی ہے. پھر جب بچی بڑی ہوتی ہے اور آپ اس کو چھوٹی سی کو لپسٹک لگا رہے ہیں, اور یہ پیمپرز جو پلاسٹک کے ہیں وہ ڈائریکٹ اندر پلاسٹک جا رہا ہوتا ہے, اور اتنا زیادہ اس کو لوشنز لگاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لگاتی ہیں. پیٹرولیم جیلی وہ آتی کہاں سے ہے؟ پیٹرولیم سے. آپ خود دیکھیں کہ آپ بچے کو بند کر رہے ہیں پیٹرولیم جیلی لگا کے, اور اس کے کیا حالات ہوں گے اندر, اس کے سپرمز کے کیا حالات ہوں گے, بچی کے انڈوں کا کیا حال ہوگا. تو آج کل ہم پری میچور اوویرین فیلئر بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ بچی کو جی اچھے بھلے جی 14 سال کی عمر پہ منتھلی اس کے ڈیز سٹارٹ ہوئے تھے, اور اس کے بعد جی اب تو سال ہو گیا, اور وین وی ایگزامن ہر تو وہ ایٹریٹک اووریز پڑی ہوتی ہیں, ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے, بہت کامن. اگر 18 سال کی عمر میں نہیں تو جیسے 28 سال کی عمر پہ ایک اچھا رشتہ آیا اور جی بچی کو پیریڈز نہیں آئے, خوشیاں منانی شروع ہو گئے کہ جی یہ, اور جب چیک کیا تو نیگیٹو, اور جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ تو مینوپاز میں انٹر ہو گئی ہوئی ہے, وہ تو ختم ہو گئے ہیں انڈے. اور پھر اس کے علاوہ ایک کیس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بچی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ جی میری شادی کو 4 سال ہو گئے, میرے ٹونسلز تھے بہت بڑے بڑے, تو مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپریشن کرا لیں. تو ہم آپریشن سے بہت ڈر رہے تھے, تو ہم حکیم کے پاس چلے گئے. حکیم صاحب نے کوئی دوائی دی اور ٹونسلز فٹافٹ ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہوا شادی سے کوئی 1 سال پہلے. ٹھیک ہے, وہ ٹونسلز جو تھے وہ ٹھیک ہو گئے, لیکن شادی کے بعد آہستہ آہستہ پیریڈز جو تھے وہ ختم ہونے شروع ہو گئے. اچھا. اور ختم ہو گئے, اور جب اس کو چیک کرایا تو پتہ لگا کہ اس کے تو FSH اسکائی ہائی ہیں, اووریز ختم ہو چکی ہیں. اور وہ حکیم صاحب کی دوائی انہوں نے کوئی اینٹی کینسر دوائی دی, کیونکہ اینٹی کینسر دوائی کیا ہوتی ہے, ریپڈلی پرولیفریٹنگ سیلز کو ختم کرتی ہے. تو ٹونسل ایک ایسا آرگن ہے جس میں ریپڈلی پرولیفریٹنگ سیلز ہوتے ہیں, تو وہ دوائی نے جا کے ان کو روکا, ٹونسلز کو ختم کر دیا. لیکن ریپڈلی پرولیفریٹو سیلز اووری میں بھی ہوتے ہیں, تو وہ اووری کا ستیہ ناش ختم ہو گئی اووری. تو اس لیے یہ شارٹ کٹس نہ ڈھونڈیں. اگر آپ کو ڈاکٹر کوئی چیز کہہ رہا ہے تو اس نے 25-30 سال سیکھا ہوتا ہے اور وہ پھر آپ کو بتا رہا ہے. پھر یہ دوائیاں جو ہوتی ہیں یہ تقریباً کافی سال, آدھی سینچری پہلے اینیملز پہ یوز ہوتی ہیں, پھر والنٹیئر ہیومنز پہ ہوتی ہیں, پھر مارکیٹ میں آتی ہیں, FDA اپروو ہوتی ہیں. حکیم صاحب تو پچھواڑے میں کیا کیا پیس کے آپ کو دے رہے ہیں, آپ کو تو نہیں پتا. تو ان چیزوں سے پلیز پرہیز کیجیے. بریک لے لیں, بریک کے بعد آتے ہیں, پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ڈاکٹر صاحبہ, بچوں میں مناسب وقفہ کتنا ہونا چاہیے, اور اگر 1 سال کے گیپ سے بچے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں, ماں اور بچے کی صحت دونوں کمپرومائز ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک مشین تو نہیں ہے کہ آپ نے وہ آئس کریم میکر ہے اس میں پیچھے سے پاؤڈر اور دودھ اور وہ ساری چیزیں ڈال دیں اور آئس کریم گڈ کوالٹی کی آتی رہی, ایسا تو نہیں ہے. اور ہماری بچیاں جو ہیں وہ تو نہ سسرال اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے, نہ ماں باپ اس کی صحت کا خیال. وہ بیچاری مہین سی انیمک زدہ, ہڈیاں کمزور. والی بات پہ سسرال خیال نہیں رکھتا, میں تھوڑا سا سائڈ بھی ہو جاؤں کیونکہ میرے سسرال والے نہ ناراض ہوتے ہیں. نہیں آپ دیکھیں نا, وہ بیچاری بچی کو وہاں بھیجتے ہیں, یوزلی بالکل پرفیکٹ. دیکھو نہ خاوند اس کی صحت کا خیال کر رہا ہے. اب وہ ایک باڈی ہے, اس کے اندر سے ایک ہیومن نکل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, پورا ایک انسان نکل رہا ہے, تو وہ اسی کی چیزیں استعمال کر کے نکل رہا ہے نا. تو جب تک اس کے سٹورز دوبارہ نہیں آپ بھریں گے, اور وہ مشین نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی دن میں سٹور بھر دیا, اب باڈی نے تو آہستہ 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 جو وہ کھائے گی
تو اس کے اسٹور بھرنے شروع ہوں گے, تو اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. پھر یہ کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ پھر ڈرین ہو رہی ہے لیکٹیشن میں, وہ آپ مطلب وہ نچڑ رہی ہے, اس کی پروٹینز, اس کی کیلشیم, آئرن, میگنیشیم, اس کا سب کچھ, اس کے ہارمونز, وہ سب وہ ایک ہیومن لے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جب تک وہ اس لیکٹیشن سے فارغ نہیں ہو جاتی, تو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بچی کو 2 سال دودھ پلائیں, اور بچی کو کیوں پلائیں, کیونکہ اللہ کو پتا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, کہ اس نے ہیومنز پیدا کرنے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میل کو تھوڑا دودھ پلانے کا ذکر ہے اور بچی کو, بیٹی کو 2 سال پلانا ہے. نیچر کہہ رہی ہے ماں کو کہ اس نے آگے ہیومنز پیدا کرنے ہیں, اس کو 2 سال پلاؤ, ٹھیک ہے. تو ہمارے گھروں میں اچھی اچھی بوٹیاں, دودھ وہ بیٹے کو دے رہے ہوتے ہیں, اس بچی کو وہ بچے کچھ سارا کچھ دے رہے ہوتے ہیں. پرائیورٹی بیٹے کی ہے, بیٹے نے تو نہ دودھ پلانا ہے نہ بچے پیدا کرنے ہیں. تو اس لیے یہ چینج ہونا چاہیے. دا گڈ تھنگس شوڈ گو ٹو نیچر. نے کہا ہے کہ 2 سال بچی کو پلاؤ, کیوں؟ کیونکہ نیچر کنسرنڈ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کنسرنڈ ہے کہ اس نے آگے سے جنریشن کو آگے لے کے جانا ہے, تو اس کی صحت کا اللہ کو زیادہ پرواہ تھی. بیٹے کو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 1 سال دودھ پلا دو. تو جب آپ 2 سال دودھ پلا کے فارغ ہو جائیں, پھر اس کے آئرن سٹورز بھریں, اس کے کیلشیم کے سٹورز کو بھریں, اس کو پروٹینز دیں, اس کو تیار کریں, اور پھر اگلی پریگننسی اس کے اندر ڈالیں. کم از کم 3 سال کا وقفہ, کم از کم 2 سال, 2 سال, کم از کم 2 سال. اور اس کے بعد, کیونکہ دیکھیں نا, اب 1 سال کی جب بچی ہو جائے گی, سالڈز کھانا شروع ہو جائے گی, اور آپ دیکھیں گے کتنی خوبصورتی ہے کہ 1 مہینے کا جو بچہ ہے اس کی ماں کا دودھ کی کانسٹیٹوئنٹس فرق ہوں گے. 6 مہینے کے بعد وہ ٹوٹلی چینج ہو گئے ہوں گے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. گرمیوں میں وہ پتلا ہو جائے گا, سردیوں میں وہ گاڑھا ہو جائے گا. اور وارم تو ہوتی 37 ڈگریز جو ان کو چاہیے. اس کے بعد 1 سال کے بچے کے لیے اس کے ہارمونز, اس کی چیزوں کے مطابق اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے گی. پھر ماں جو دیر تک دودھ پلاتی ہے, سکلنگ کے دوران بچے کا سلائیوا جو تھوک ہے وہ ان ڈکٹس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ماں کے اندر جاتا ہے. اس میں ہیلنگ پراپرٹیز ہوتی ہیں. ماں کی اگر کوئی امیون ڈس آرڈر ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو اس کا بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ سکلنگ سے اس کا تھوک ماں کے اندر جا رہا ہوتا ہے, دودھ بچے کے اندر جا رہا ہوتا ہے. اٹ از این امیزنگ سسٹم. اور پھر جو ریپو ماں کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے, اسکن ٹو اسکن ٹچ, پھر وہ ساری چیزیں جو اس کے اندر سے نکل رہی ہیں اور بچے کے اندر جا رہی ہیں, اٹ از این امیزنگ تعلق. اور پتہ نہیں بچیاں کیوں دودھ نہیں پلاتی. یعنی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سو ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ اتنا وقفہ ہونا چاہیے. اگر سال کے ڈفرینس سے نا وہ بڑے کہتے ہیں بھائی جلدی جلدی بچے پیدا کر کے فارغ ہو, نقصانات اس کے کیا ہو سکتے ہیں, بچی کو بھی اور پیدا ہونے والے بچے میں بھی کیا ایشوز ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے جیسے کہا کہ ملٹیپل جو ریپیٹڈ پریگننسیز ہیں ان میں انیمیا ہو جائے گا, ہڈیاں اس کی ٹوٹنے لگ پڑیں گی. اس کی تو بچہ تو پیراسائٹ ہوتا ہے نا, ماں کی ہڈیاں بے شک ٹوٹ جائیں, بچے نے فلی آسیفائڈ بونز کے ساتھ پیدا ہونا ہے. اس میں نیچر نے کوئی فرق نہیں کرنا, وہ پوری بلڈ کے ساتھ پیدا ہوگا. ماں بے شک انیمیا سے ڈیتھ ہو رہی ہے اس کی, تو اس لیے بچے کو پرائیورٹی دیتی ہے نیوٹریشن کے حساب سے. لیکن اگر ماں اتنی زیادہ انیمک ہے کہ نیچر یہ دیکھ رہی ہے کہ اب ماں افیکٹ ہو رہی ہے تو ابارٹ کر دے گی. وہ نیچر بچے کو باہر گرا دے گی کہ ماں کی جان بچ جائے. تو ملٹیپل ابارشنس بہت سارے ہوں گے. اگر ویک حالات میں اس کی نیوٹریشن پوری نہیں ہے تو نیچر نے تو ماں کو بچانا ہے, اس نے تو ابارٹ کرتے جانا ہے کہ یہ ابھی یہ فٹ نہیں ہے. اور اگر وہ پریگننٹ ہو گئی اس کے اندر تو پھر تو اس کو ہر طرح کا پرابلم ہوگا نا, بہت زیادہ. پھر بہت زیادہ انیمک جب ہوگی, پلیسنٹا ڈیٹیچ ہو سکتا ہے, آنول اکھڑ سکتی ہے, اندر بلیڈنگ ہو سکتی ہے, ماں کی اور بچے کی جان کو خطرہ ہے. فرسٹ ٹرائمیسٹر ابارشنز ہیں, سیکنڈ ٹرائمیسٹر یہ پلیسنٹل ابرپشنز اور پرابلمز ہیں, اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں تو وہ ہڈیاں آسیفائڈ نہیں ہیں بچی کی. اور عجیب طرح کے وہاں ہمارے پاس 5 ہیموگلوبن کے مریض آتے ہیں پبلک سیکٹر میں, 5 ہیموگلوبن کے ساتھ ہارٹ فیلئر میں جا رہا ہوتا ہے, بری طرح سانس آ نہیں رہی ہوتی, لنگز پھولے ہوئے, پانی پڑا ہوا, لیور کے پرابلمز.
یہ بہت کچھ شروع ہو جاتا ہے اگر آپ ملٹیپل اس کو پریگننسیز ایک کے بعد دوسری جو ہیں. اب میں آپ کو ایک اور قصہ سنا دیتی ہوں یہاں پہ. ایک بچی کی والدین کی ڈیتھ ہو گئی, چچا نے 12 سال یا 13 سال کی عمر میں اس کو جیسے ہی پیریڈ شروع ہوئے اس کی شادی کر دی. اب ایک سال کے بعد, یعنی کوئی سانس ہی نہیں اس کو لینے دیا, 5 بچے اس کے ہو گئے, یعنی 13 اور 5 آپ لگا لیں 18 سال کی عمر پہ اس کے 5 بچے ہو گئے. اور غربت اتنی ان کے گھر میں کہ ساس جو تھی وہ پریشان ہو گئی کہ میں اب کیا کروں, یہ 18 سال کی بچی تو اب ہر سال ایک نیا ماڈل پیش کرتی جا رہی ہے. لڑکا جو ہے وہ بھی قابو نہ آئے کہ تم وازیکٹمی کرا لو یا بچی کو لائگیشن کروا دیں یا کچھ. وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئی, کوئی کچی پکی LHV نرس, اس نے ڈاکٹر لکھا ہوا تھا اپنے ساتھ, اپنے کلینک پہ ادھر لے گئی. اس نے کہا جی ادا سب کچھ کاٹ دیو, بچہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں. اس نے ایک پتہ نہیں کوئی آپریشن تھیٹر اٹینڈنٹ تھا یا کون تھا یا کچا پکا سرجن تھا, اس کو بلا کے دے ریمووڈ ہر یوٹرس, اووریز, ٹیوبز, سب کچھ اس کا نکال دیا. ٹھیک ہے, اب وہ 18 سال کی بچی, اب اووریز نکل گئی, ہارمونز ایسٹروجن جو جوان رکھنے کا ہارمون تھا وہ تو نکل گیا. اب اس کے ہارمون کی کمی کی وجہ سے کیا کچھ ہوگا, ہڈیاں ٹوٹیں گی, جھریاں پڑیں گی, مینسٹرل ریگولیرٹی تو ہوگی نہیں, پھر اس کو انسومنیا ہو جائے گا, نیند نہیں آئے گی, سیویئر ڈپریشن میں چلی جائے گی. اب اس کا کیا ہوا کہ وہ جھریاں بہت بری طرح پڑنی شروع ہو گئیں اور وہ راتوں کو چیخیں مار کے گھر سے باہر نکل جاتی تھی کیونکہ سیویئر ڈپریشن میں چلی گئی. ہڈیاں اس کی ٹوٹنے لگ پڑیں. وہ ساس نے اخذ کیا کہ یہ تو اب اس کو جن چمٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو جنات کا اثر ہو گیا ہے, یہ تو رات کو سوتی نہیں ہے, دیکھو اس کی شکل کیسی ہو گئی ہے, یہ تو بوڑھی ہوتی جا رہی ہے جنات کے اثر کے اندر. اور کسی نے یہ غور نہیں کیا کہ اس بچی کے ساتھ کیا کیا. ان کو کیا پتا, یہ تو پڑھے لکھوں کو نہیں پتا کہ اووری نکال دیں تو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ وہ اس کو دھونیاں شونیاں, جنات, تعویذ, یہ وہ سارا کچھ. وہ شکر الحمدللہ کہ وہ اس کو میرے پاس لے آئے. اور میں نے پھر اس کو جب ایسٹروجن پہ ڈالا, 6 مہینے کے بعد وہ بچی پہچانی نہیں جا رہی تھی کہ یہ وہی آفت زدہ جنات کا کے اثر کے اندر جو بچی تھی. تو وہ خوش باش, نیند اس کی پوری, بچوں کو صحیح طرح دیکھ رہی. اس کو پھر ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی, میں نے ان کو میک شیور کیا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں میں تمہیں دوائی بھجواؤں گی. پھر میں نے اس LHV کا نمبر لیا, میں نے اس کو فون کیا, میں نے اس کو سارے بڑے محبت سے سکھایا, بتایا کہ دیکھو بیٹے ڈلیوریاں تم کر رہے ہو وہاں تک رہو, یہ اس قسم کے کام نہیں کرنے, اور مشورہ کر لو, میرا یہ نمبر ہے, میں تمہیں بالکل ایکیوز نہیں کروں گی, میں تمہیں نہیں مطلب تمہاری شیمنگ نہیں کروں گی, تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو کہ اس پیشنٹ کا کیا کرنا. لیکن اس نے کبھی فون نہیں کیا, وہ انڈر ہینڈ اتنے ایلیگل کام کر رہی ہوتی ہیں. obviously وہ پریشان ہو جاتا ہے نا, ہماری پکڑ نہ ہو جائے. خیر بریک لے لیں, ہم بریک کے بعد آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. ہمارے ہاں جب بچی یا بچے کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو دیکھا جاتا ہے لڑکی خاص طور پہ خوبصورت کتنی ہے, موٹی تو نہیں ہے, رنگ تو کالا نہیں ہے نارملی. اور جب لڑکے کو آپ نے پسند کرنا ہے نا, لڑکا موٹا بھی ہو چل جاتا ہے, کالا بھی ہو چل جاتا ہے, بزنس اچھا ہونا چاہیے, گھر بار اچھا ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو ہم عام اپنے سوسائٹی کا ایک وہ دیکھ رہے ہیں نا. شادی کو ہم اس پیمانے میں تولتے ہیں. کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے بینگ گائنیکالوجسٹ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایشوز ہو سکتے ہیں اگر ایک موٹی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, لڑکا موٹا ہے, کیا کیا ایشو ہو سکتے ہیں؟ ایز اے گائنیکالوجسٹ تو میں بعد میں بات کروں گی. مسلمان ہونے کے ناطے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ پہ ہونا چاہیے کہ بچی کو دین کی کتنی سمجھ ہے. وہ ہماری اگلی جنریشن کو کس طرز سے پالے گی, ان کی سوچ کیا ہوگی, کیا یہ جو کپل میاں بیوی بننے جا رہا ہے ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے بچے صدقہ جاریہ ہوں گے, قبر میں روشنی اور ٹھنڈک کا ذریعہ بنیں گے. تو یہ سب سے ضروری بات تو یہ ہے دیکھنے والی, خاندان کیسا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, وہ کتنے مٹیریلسٹک ہیں, وہ کتنے دولت کے پیچھے ہیں. لڑکے نے اگر لڑکی پسند کرنی ہے اور لڑکی نے اگر لڑکا پسند کرنا ہے تو پرائیورٹی پہ یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ آپ نے دیکھ لیا تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی موروثی بیماری تو نہیں ہے. تھیلاسیمیا کا چیک ضرور کر لیں. اگر آپ کی بچی کو مائنر تھیلاسیمیا ہے اور لڑکے کو بھی مائنر تھیلاسیمیا ہے تو آپ کے بچے میجر تھیلاسیمیا کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں.
बहुत चांस है कि वो कैरियर होंगे या मेजर थैलासीमिक होंगे, माइनर और मेजर, और 25% चांस है कि वो नॉर्मल होंगे, उनमें ट्रेट नहीं होगा। तो इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है। दोनों अगर डायबिटिक हैं, बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होगा, वो जीन्स लेके पैदा होगा, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, कार्डियक डिजीज़, लिवर डिजीज़, लेकिन लोग बताते ही नहीं, छुपाते हैं सारी बातें। ये बाहर निकलनी चाहिए। मेल को अपने लेवल पे अपना सीमन एनालिसिस करवा लेना चाहिए। आजकल बांझपन में ऑलमोस्ट 70 to 80% मेल का रोल है, स्पर्म्स हैं ही नहीं लोगों के, ठीक है। तो इसलिए मेल चुप करके जाए, 100 या 1500, 1000, 800, 500 में भी लोग सीमन एनालिसिस कर देते हैं कुछ लैब्स, तो चुप करके जाए और एक सीमन का टेस्ट करवा ले। अगर उसके स्पर्म्स 0 हैं, बच्चा नहीं हो सकता, टेस्ट ट्यूब बेबी से भी नहीं हो सकता। नॉर्मल तो फिर इसकी रेशो क्या होती है? अगर नॉर्मल हम कहें कि अच्छा ये तो नॉर्मल रिपोर्ट है, तो वो नॉर्मल स्टार्ट होता है 20-25 मिलियन से। अच्छा। और लेकिन उसमें 60% एक्टिव हों। अगर 20-25 मिलियन है और 2% एक्टिव हैं या प्रोग्रेसिव मोटिलिटी उनकी इतनी है, तब भी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये टेस्ट जो है ये कराना मेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसने नहीं कराया तो वालिद उसको साथ लेके जाए और कहे कि पहले टेस्ट कराओ, किसी की बच्ची की ज़िंदगी मत ख़राब करो, ठीक है। 2-3 साल बाद वो तो या तो मतलब वो बिल्कुल ही करवाता नहीं है, बच्ची आ गई अब घर में, अब शादी हो गई, अब सब कुछ नॉर्मल जा रहा है, 2-3 साल तो वो अवॉइड करता रहेगा। अगर उसने टेस्ट करा भी लिया है तो बीवी को नहीं बताएगा, माँ बाप को नहीं बताएगा। वो अच्छा नहीं समझा जाता ना सोसाइटी में डॉक्टर साहिबा? नहीं, लेकिन मैं लड़कों को ये कह रही हूँ, उनके वालिदैन को ये कह रही हूँ कि अपने बच्चे की शादी करने से पहले उसको ही कह दें कि जाके टेस्ट करवाए। और अगर वो टेस्ट नहीं करवा रहा तो वालिद उसको फोर्स करे कि आई नीड टू नो योर सीमन एनालिसिस रिपोर्ट। हम किसी की बच्ची की वो नहीं ख़राब कर सकते ज़िंदगी। अगर 0 स्पर्म हो तो मैं वालिदैन से भी कहूँगी और बच्चे से भी कहूँगी कि कोई ऐसी शरीके हयात ढूंढे जिसके खामन की डेथ हो गई हो, छोटे छोटे बच्चे हों, कफ़ालत का मसला हो, आप उसके साथ शादी कर लें, उसको बच्चों को बाप मिल जाएगा, आपको बच्चे मिल जाएंगे, एक घराना फिर से हो जाएगा और आपकी एज़ोस्पर्मिया की स्टोरी राज ही रह जाएगी, आपके दिल में ही रह जाएगी। आप कहें कि जी मैंने तो नेकी का काम करना है, मैंने तो किसी को सहारा देना है। डोंट टेल एनीबडी। वालिदैन को भी ना आप बताएं कि मेरे 0 स्पर्म्स हैं, बेशक, लेकिन अपनी ज़िंदगी अक्लमंदी से, आप एक बच्ची की ज़िंदगी मत ख़राब करें, ठीक है। फिर इधर अगर बच्ची का यूट्रस छोटा सा, अभी कल मेरे पास एक पेरेंट्स अपनी बेटी को लेके आए हैं और 1 साल हो गया शादी को, पीरियड उसको आते नहीं थे, और जब मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो स्ट्रीक बिल्कुल है ही नहीं यूट्रस, ओवरीज हैं, यूट्रस कोई नहीं है, बच्चा तो नहीं हो सकता। तो वो क्यों उसकी शादी की आप लोगों ने? वो जी हमें किसी ने मशवरा दिया शादी कर देंगे ठीक हो जाएगी। ठीक कैसे हो जाएगी? वो तो डेवलपमेंटली गलत है ना, ख़राब है, वो है ही नहीं, उसका डेवलप सिस्टम ही सही डेवलप नहीं हुआ। आप धोखे से शादी क्यों करते हैं? तो धोखा नहीं करना, सच सच बताना है। फिर इतने इतने बड़े ट्यूमर होते हैं, वो जी अभी नहीं हमने बताना किसी को, ट्यूमर ज़्यादा वो दे देंगे, वो बाद में जाके उसको इतने प्रॉब्लम्स होंगे, वो इतनी उसको बातें सुनाएंगी कि जी ये हमें तो बज लगी हुई लड़की दे दी, और वो बात तो सही कर रहे हैं। इससे भी प्रेगनेंसी स्टे नहीं करती है? ऑफ कोर्स वो तो प्रेग्नेंट ही नहीं होगी अगर इतना बड़ा ट्यूमर है, डी शेप हुआ हुआ यूट्रस, कैसे होगी प्रेगनेंसी? सो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको आपको शादी से पहले देख लेना चाहिए। बच्चों में भी, लड़कों में भी क्या एज का इशू होता है डॉक्टर साहिबा? जल्दी शादी करनी चाहिए? एज बेटों में इतनी ज़्यादा नहीं होती, 40-45 के बाद उनके स्पर्म्स की जो हेल्थ है वो डिक्लाइन करनी शुरू कर देती है। लेकिन बच्ची के तो देखें ना, उसकी तो नॉर्मल, अगर उसकी नॉर्मल ओवरीज में एग्स हैं तो 38-40 के बाद तो प्रेग्नेंट होना ज़रा मुश्किल हो जाता है ना। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि आगे चल के इससे मसाइल हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा ने जितनी मिसालें बताई हैं ये उनकी क्लिनिक में आई हैं। सो हम सब लोगों में से ये तमाम पेशेंट सामने आते हैं, तो इनको डिस्कस करने का मकसद ये है कि ज़रूर इन चीज़ों पर गौर कीजिए, टाइमली चीज़ों को डायग्नोज करके इलाज की तरफ जाएंगे तो बेहतर नतीजे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।